Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. कल की वीडियो में हमने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझ लिया है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को हमने कैसे समझा कि जहां हम उपयोगिता की गणना कर सकें यानी उनकी गिनती कर सकें, वो हमारा गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण होगा। और आज का हमारा टॉपिक है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो इस टॉपिक में हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका एक बड़ा दोष है। देखिए, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो हमने कल समझा था वह समझने में बहुत इजी है, लेकिन क्या होगा, उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका एक बड़ा दोष है। लेकिन उपयोगिता जो होती है उसका संख्या के रूप में उसको व्यक्त करना एक बड़ा दोष है। इसका वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। वास्तविक जीवन में क्या होता है, हम हमारी जो उपयोगिता होती है उसको संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वास्तविक जीवन में हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्या होता है ना कि जैसे एक मैथ्स का स्टूडेंट होता है, वो मैथ्स से पढ़ता है, ठीक है, वो न जाने कितने प्रकार की विधियां पढ़ता है, ठीक है, समाकलन, अवकलन और न जाने इस टाइप की बहुत सारी विधियां पढ़ता है। लेकिन होता क्या है, वो कभी भी मार्केट जाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति मैथ का स्टूडेंट भले ही है, लेकिन वो मार्केट जाएगा, उसने बहुत सारे नियम पढ़े, बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं और बहुत सारी विधियां भी पढ़ी हैं। लेकिन जब भी वो मार्केट जाएगा, उसे सब्जी खरीदनी है या कोई भी सामान खरीदना है, तो वो अपना हिसाब पता कैसे करेगा, प्लस माइनस गुणा भाग। इसके अलावा वो किसी विधि को नहीं लगाने बैठेगा। उसी तरह वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता की गिनती कभी नहीं करते हैं। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अधिक और कम उपयोगिता के आधार पर उसको क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या होगा, उपभोक्ता उपयोगिता की संख्याओं में माप नहीं मापता है। यानी जो उपभोक्ता होता है वो उपयोगिता की संख्याओं में माप नहीं मापता है। यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता मंडलों को क्रम देता है, लेकिन वह विभिन्न उपभोक्ता मंडलों को क्रम जरूर देता है। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। और यही क्रमवाचक उपयोगिता जो होती है वह विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है, और इसी को हम क्रमवाचक उपयोगिता भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम उपयोगिता को जो क्रम देते हैं उसको ही हम क्रमवाचक उपयोगिता कहते हैं। आगे देखिए, बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता के अभिमानों को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक द्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदुओं जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बिंदु जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, को रेखा चित्र 2.3 में बताया गया है। ये है 2.3 का रेखा चित्र और इसमें बताया गया है। ठीक है, वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जोड़ा जा सकता है। वक्रों को प्राप्त करने के लिए हम उसको जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो हमारी पहली चीज़ को यहाँ लिखेंगे, दूसरी को यहाँ, ठीक है, फिर कितने % क्या है उसको हमने लिखा, और फिर हम वक्र को प्राप्त करने के लिए इनको जोड़ सकते हैं। वही बात है कि अगर जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। एक अधिमान वक्र पर किसी बिंदु जैसे ABCD, एक अधिमान वक्र है, उस पर कोई बिंदु है ABCD, ठीक है, ABCD उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। जो ABCD हैं जो उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है। अब ये स्पष्ट होता है कि जब एक व्यक्ति को एक और केला प्राप्त होता है, ठीक है, जब केला जितने प्राप्त होंगे उसे उतने ही आम का त्याग करना पड़ता है, ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वह उसी अनधिमान वक्र पर रहे, ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वो उसी अनधिमान वक्र पर रह सके। ठीक है, अगर हमको एक चीज़ पानी है तो एक का त्याग करना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। हाईलाइट दिस पॉइंट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं हम। MRA सरल
रूप में वह दर, MRS सरल रूप में वह दर जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि वह दर जिस पर उपभोक्ता क्या करेगा, आमों के स्थान पर केले को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे, उसे क्या कहेंगे हम, सीमांत प्रतिस्थापन दर। और MRS बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल बाय अपॉन डेल एक्स का क्यूब। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है सीमांत प्रतिस्थापन दर का। इसका फॉर्मूला है MRS इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स और इसका क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यानी आम और केले, अगर इंसान को आम प्राप्त करना है तो वो केले का संतुलन बनाएगा, केलों को त्याग देगा, और अगर उसे केले प्राप्त करना है तो वो कहीं ना कहीं आम का त्याग कर देगा और दोनों को सेम बना के रखेगा, इक्वल। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम प्रतिस्थापन दर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हम इसको भी देख लेते हैं। डेल वाई अपॉन डेल एक्स दिया है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इफ यदि डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये इसके बराबर हुआ जीरो के, ठीक है, या जीरो से बड़ा हुआ तो क्या होगा, बराबर माइनस डेल वाई डेल एक्स इफ डेल वाई, मतलब अगर उससे जीरो, देखो जब डेल वाई सॉरी जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, या फिर माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, वो होगा जीरो, जीरो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो MRS डेल वाई अपॉन डेल एक्स का अर्थ क्या होगा, MRS के बराबर होता है। लेकिन जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स परिमाण के यदि जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स के परिमाण के यदि डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर -3/1 है, तो इसका अर्थ क्या होगा, MRS क्या है, 3 है। ठीक है, जब भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर -3/1 है तो MRS क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया आपको समझ में, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे हमको क्या दिया हुआ है, हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर के नियम का प्रदर्शन कुछ इस टाइप से है, ABCD, केलों की मात्रा, यहाँ आम की मात्रा और यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर, केलों की मात्रा 1 2 3 4 यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ 15 12 10 और 9 प्रतिस्थापन दर उनकी कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, केले की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए जाने वाले आमों की मात्रा गिरती जाती है। अब आप क्या देख सकते हैं, इस तालिका में आपने देखा यहाँ हम केलों की जितनी संख्या बढ़ा रहे हैं, आम की मात्रा उतनी ही गिरती जा रही है। अन्य शब्दों में केलों की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम होता जाता है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो क्या होगा, जब हम केलों की वृद्धि करेंगे तो MRS कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है, केले से प्राप्त MU गिरती जाती है। इसी भांति आम की संख्या में कमी से आम से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस प्रकार केलों की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ता की कम और कम आमों की मात्रा त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। केला की वृद्धि करेगा तो आम की मात्रा त्यागनी पड़ेगी। केलों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप MRS के गिरने की इस प्रवृत्ति को हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम कहते हैं। अब देखिए, केलों की जो मात्रा में वृद्धि हुई और आम की मात्रा जो घट रही है, इस मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रवृत्ति को पता क्या कहेंगे, हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम कहते हैं। इसे चित्र 2.3 में देखा जा सकता है, जो हम अभी अभी देख चुके हैं इस वाले चित्र में। ठीक है, A बिंदु से B बिंदु पर जाने में उपभोक्ता 3 आमों का त्याग करता है। देखिए आप यहाँ पर A बिंदु से, ये वाली A और ये B, A बिंदु से B बिंदु पर जाने पर उपभोक्ता 3 आमों का त्याग कर देता है। यानी अगर वो केले को बढ़ाना चाहेगा तो उसने 3 आमों का त्याग कर दिया है। ठीक है, बिंदु B से C तक जाने में वह 2 आम का त्याग करता है तथा C बिंदु से D तक जाने में वह 1 आम का त्याग करता है। अब बिंदु B से C तक जाने में उसने 2 आम का त्याग कर दिया और बिंदु C से D तक जाने में उसने 1 आम का त्याग किया है। अतः यह स्पष्ट है, अब क्या स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी और थोड़ी आमों की मात्रा का त्याग करता है। अब हमको स्पष्ट हो गया है कि अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी थोड़ी मात्रा का यानी आमों की मात्रा का त्याग करता है। अब आई होप कि आपको ये वाली
जो थी हमारी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण वो अच्छे से समझ आई होगी। जब हम किसी भी चीज़ को यानी जो हमारी उपयोगिता है, किसी भी चीज़ को उपयोगिता की बात हो रही है। क्रमवाचक उपयोगिता यानी जब हम हमारी उपयोगिता को यानी जो हमारी उपयोगिता को हमने पहले काय में किया था उसकी गणना की थी, लेकिन अब हम जब हमारी उपयोगिता को क्रम से जमाएंगे, ठीक है, तो ये हो गई क्रमवाचक विश्लेषण उपयोगिता। और सीमांत प्रतिस्थापन दर आपकी क्या है, वो है कि जब क्या होगा, आम की मात्रा को बढ़ाया जाए तो कुछ जो जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है जिस भी चीज का, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन दर। जैसे केले की मात्रा को प्राप्त करने के लिए आम की मात्रा का त्याग किया, वो उसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर हो गई। और इसे निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है, MRS = del y अपॉन del x का क्यूब, ठीक है, ये है फॉर्मूला इसको निकालने का। और इस वाले डायग्राम से हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे 3 घटे, यहाँ 2 घटे, यहाँ पर 1 घटा, ठीक है। ये थी आम की मात्रा कम होती जा रही थी तो केले की मात्रा बढ़ती जा रही थी, तो ये है सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनधिमान वक्र की आकृति। तो इस टॉपिक को हम करेंगे कल, अनधिमान वक्र की आकृति, बिकॉज ये सारे टॉपिक जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर हम एक दिन में 2 टॉपिक करते हैं तो हम फॉर्मूले भी भूल जाएंगे और चीज़ों को भी भूल जाएंगे। तो इस वाली बुक में व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो इस टाइप के टॉपिक आ रहे हैं और इस टाइप का जो चैप्टर चल रहा है जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, आप क्या करिए, आप अपने नोट्स में पहली चीज़ तो आप ये करिए कि जो डेफिनेशन दी गई है जिनको मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, एक जैसे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर, और कल भी मैंने बहुत सारी हाईलाइट करवाई थी, तो आप उनको नोट कर लीजिए अलग से और उसी डेफिनेशन के नीचे उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी समझा तो मैं रही हूँ कि क्या क्या होता है, आपको समझ तो आ ही रहा है, लेकिन आप अपने नोट्स में उन डेफिनेशंस को अच्छे से नोट करिए और उनके नीचे ही उनके फॉर्मूले को ऐड कर लीजिए। तो अभी जो हमारा ये वाला नेक्स्ट का टॉपिक है इसको हम कल करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।